हाय सो वेलकम टू बायोगर्ल स्टडी विद मी। एज़ यू नो कि अभी तक हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि जो हमारी सीरीज़ चल रही है, अगर आप उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं या आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं सो प्लीज़ जाइए और मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को भी देखिए, वो भी बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं, ठीक है। और वो आपको बहुत बेनिफिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एनसीईआरटी को हम सिर्फ इस वजह से नहीं पढ़ रहे हैं कि हमें उस चीज़ को पढ़ना है या सिर्फ उसको सिर्फ लाइन टू लाइन पढ़ लेना है। मेरा यहाँ पे मोटिव है कि आपको एनसीईआरटी समझ में आए और उसके साथ साथ आपको याद होते चले। जब आप चैप्टर को रिकॉल करना चाहें तो आपको वो चैप्टर रिकॉल हो जाए। तो मेरी ये कोशिश है, तो इस वजह से आप कोशिश करिए कि आप एनसीईआरटी लाइन टू लाइन यहाँ से पढ़ें और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको थोड़ा और कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाएं कि हमने एनसीईआरटी को 1 से 6 बार रिवाइज़ कर लिया है। क्योंकि मैंने आपसे ये बोल रखा है कि जब भी आप इसे पढ़ने आओ तो उसको आप कोशिश करो कि बार बार उस चीज़ को आप समझ पाओ, आप उस तरीके से उस चीज़ को कर पाओ। कि चीज़ें अगर आप आज ये पढ़ने आ रहे हो, उससे पहले मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन पढ़ाया हुआ है, उसके आगे आपको और ऑर्गेनिज्म पढ़ाया हुआ है, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट पढ़ाया हुआ है। तो उसको जाइए और उसको रिवाइज़ करके जब आप इस लेक्चर को देखने आएंगे तो कम से कम 6 डेज़ आपका ये लेक्चर चलता है। आपका एक चैप्टर 6 डेज़ में मैं कंप्लीट कराती हूँ, क्योंकि मेरा मोटिव ये नहीं है कि आपको सिर्फ चैप्टर कंप्लीट कराना है। सो जब बहुत ज़्यादा डिटेलिंग हो जाती है या बहुत ज़्यादा याद करने को हो जाता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसे थोड़ा बंद कर दूँ या उसे वहीं पे रोक दूँ। आप उस चीज़ को रिवाइज़ कर लें, याद कर लें, देन हम आगे बढ़ें, ठीक है। तो हमारा मोटिव ये नहीं है कि हमने बस सिलेबस पूरा करना है, हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि हमें एनसीईआरटी बेसिकली समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको आगे चल के कुछ दिक्कत कर रहा है या आप चाहते हो कि हम कुछ अलग से पढ़ें या आपको लग रहा है कि आपको इस चीज़ की नीड है जो मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ, तो आप मेरे को बताओ, मैं कोशिश करूँगी कि आपको वो सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं होप सो कि आप जो है इसका नेक्स्ट वाला लेक्चर पढ़ के आए होंगे। लॉजिस्टिक ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्कूल में पढ़ रहे होंगे या कहीं पे भी पढ़ रहे होंगे तो आपको ये बताया जाता है कि ये वाला जो टॉपिक है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस। एंड ये जो टॉपिक है उस पर कहीं ना कहीं आपकी ये जो टॉपिक होता है इसमें कहीं ना क्वेश्चन आपके फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो कोशिश करिए, आज मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूँ। नेक्स्ट अगर आज नहीं हो पाता है तो 1 लेक्चर और लगेगा, उसके बाद ही कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर। वो चैप्टर मैं पहले पढ़ा रही हूँ जिसमें आपको याद ज़्यादा करना है, हर लेक्चर में बोल रही हूँ। अगर आप कह रहे हो कि मॉलिकुलर नहीं पढ़ाया है, बायोटेक नहीं पढ़ाया है, पढ़ाऊंगी, वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। एक बार उस पर कॉन्सेप्ट आपने बना लिए, उसके बाद आपसे उससे क्वेश्चन होने लगेंगे। लेकिन ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिन पे आपको कॉन्सेप्ट तो बनाना ही बनाना है, साथ में इसमें डेटा है तो आपको याद भी करना है। पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको आगे चल के अभी आप पढ़ेंगे कॉम्पिटिशन, प्रिडिक्शन एंड ऑल। तो इसमें आपको एज इट इज़ एग्जाम्पल इसके याद करने हैं, एज इट इज़ सेम टू सेम क्वेश्चन लिख के आते हैं पेपर में और आपको करने होते हैं, ठीक है। तो आपको जो मैं बताते चलती हूँ उसे मार्क करते चलिए। जो एक्स्ट्रा लग रहा है, जो लग रहा है कि इसमें हॉच पॉच में नहीं समझ आएगा, उसको जो स्पेस एनसीईआरटी साइड में आपको दे रखी है उसमें नहीं हो तो स्टिकी नोट लगा के या ऐसे ही उसको पेंसिल से नोट डाउन करिए एज अ ग्राफ, एज अ फ्लो चार्ट में, जिससे आपको रिवाइज करने में ईजी रहे, ठीक है। So population interaction. What is a population interaction now? Can you think of the natural habitat on Earth that is inhabited just by the single species? आपने कभी ये चीज़ देखा है अर्थ पर कि कोई ऐसा इनहैबिटेड या हैबिटेड ऐसा हो जहाँ पर सिंगल स्पीसीज ही सिर्फ रहती हो, सिर्फ 1 टाइप स्पीसीज वहाँ पे पाई जा रही हो? ऐसा कभी आपने देखा है? देयर इज़ अ नो सच हैबिटेट एंड सच सिचुएशन इज इवन अ इनकॉन्सेनेबल। अगर हम बात कर रहे हैं तो दिस इज़ नॉट अ सच हैबिटेट। इस तरीके का कोई हैबिटेट नहीं है, इस तरीके का कोई हैबिटेट नहीं पाया जाता है जहाँ पर सिर्फ एक सिंगल स्पीसीज ही रहती हो, ठीक है। सो इन सच अ सिचुएशन even as a inconceivable for any species the minimal requirement is one more species on which it can feed. That mean what? For any species,
कोई भी स्पीसीज है, द मिनिमम रिक्वायरमेंट, जो मिनिमल रिक्वायरमेंट है इज़ वन मोर स्पीसीज विच इट कैन फीड। एक किसी भी स्पीसीज के लिए सबसे जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है वो ये होती है कि वो किस तरीके से फीड आउट करेगा, किस चीज़ पे फीड करेगा। इवन इन द प्लांट स्पीसीज में भी अगर हम बात करते हैं तो अगर जबकि वो खुद से खाना बना लेते हैं लेकिन वो फिर भी अकेले सरवाइव कर नहीं सकते हैं, अगर उनके पास सॉइल में माइक्रोब्स नहीं है, वो ब्रेक डाउन नहीं करेंगे तो ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल में जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उनको वो ब्रेक डाउन नहीं करेंगे, तो वहाँ तक जो सॉइल को जो माइक्रोब्स की जो नीड है, जो प्लांट्स को जो सॉइल आपके माइक्रोब्स को प्लांट्स को पहुँचा रही है, जो उनके लिए बेनिफिशियल है, उनकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। आगे अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएशन फॉर द एब्जॉर्प्शंस की, तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएशन, एब्जॉर्प्शन, ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो अगर स्पीसीज़ की बात करी जाए तो वो तो एक दूसरे पे ही डिपेंड होते हैं। दैट स्पीसीज आर डिपेंड ऑन द अदर थिंग, दे डू नॉट एबल टू मेक देयर ओन फूड, सो दे आर डिपेंडिंग अपॉन द प्लांट्स, बट द प्लांट जो है वो दे आर एबल टू मेक देयर ओन फूड, बट इवन अ प्लांट स्पीसीज जो ऐसे होते हैं कि जो फूड नहीं बना सकते, एनसीईआरटी आपसे ये कह रही है, वो भी अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, उनको भी किसी ना किसी चीज़ की नीड है, एंड अगर वो नीड नहीं पूरी होंगी दे डू नॉट एबल टू सर्वाइव इन दैट टाइप ऑफ द हैबिटेट, जहाँ पर उनको इस तरीके के माइक्रो सॉइल अच्छी नहीं मिलेगी, अगर ये सारी चीज़ें उन्हें नहीं मिलेगी तो वो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। एंड देन हाउ विल बी द प्लांट मैनेज pollination without any animal agent? So that is a basically very minimal knowledge, that means what the animal is depend upon a plants and the plant is also depend upon the animals। अगर इसमें से कोई एक नहीं है तो नहीं सर्वाइव हो पाएंगी चीज़ें, समझ लो। क्योंकि अगर ऐसा वाला सिस्टम हो जाता है ना कि प्लांट है, प्लांट को भी, अब प्लांट नहीं है तो एनिमल क्या खाएगा, और अगर एनिमल नहीं है तो पॉलिनेशन कैसे होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा तो फिर प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाएगी। तो एनिमल पॉलिनेशन करता है, हनी भी है पॉलिनेशन पे, उससे ही वो खाना ले रही है, तो हर एक चीज़ का अपना प्रोसेस है, सबको अपनी अपनी नीड है, ठीक है। तो एनिमल को भी किसी ना किसी की ज़रूरत है और प्लांट्स को भी ज़रूरत है, जबकि वो खुद का खाना बना सकता है लेकिन उसको फिर भी नीड है एनिमल्स की, उसको फिर भी माइक्रोब्स चाहिए। तो विदाउट एनी सिंगल स्पीसीज कैन नॉट एबल टू सर्वाइव इन अ वन हैबिटेट इफ दे कैन नॉट हैव द अनदर वन, ठीक। सो इट इज़ द ऑब्वियस दैट इज़ अ नेचर एनिमल एंड प्लांट माइक्रोब डू नॉट and cannot live isolation but interact in various way to form a biological community। It's talking about what? It is obvious that is the nature। ये नेचर है, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, माइक्रोब्स हो गए, डू नॉट एंड कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन, ये आइसोलेशन में नहीं रह सकते, बट इंटरेक्ट इन वेरियस वे टू फॉर्म अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी। ये एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं, एनिमल अलग रहते हैं, माइक्रोब्स अलग रहते हैं, प्लांट्स अलग हैं, लेकिन ये किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं इन अ वेरियस वे और एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी फॉर्म करते हैं। सबका अपना अपना रोल है। इफ अगर एनिमल नहीं है तो प्लांट्स को प्रॉब्लम है, प्लांट्स के पास माइक्रोब्स नहीं है तो प्लांट्स को प्रॉब्लम है, सॉइल में माइक्रोब्स नहीं है तो सॉइल किसी काम की नहीं है। सो एवरी वन डिपेंड अपॉन टू ईच अदर, सबको कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत है। इफ़ एनी वन इज़ एब्सेंट ओवर देयर देन किसी ना किसी स्पीसीज़ को वहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल हो सकता है। सो इवन इन द मिनिमल कम्युनिटी, अगर मिनिमल कम्युनिटी की बात करें, मैनी इंटरेक्टिव लीकेज एग्जिट ऑल थ्रो ऑल मे नॉट बी रेडिली apparent। इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शंस arise from the interaction of the population of the two different species। interspecific interactions की अगर हम बात करें, arise for the interaction of the population of the two different species। दो different species के उनका एक interaction होता है two different species का, and they could be beneficial। ये बेनिफिशियल है, डिटरमाइनल है, नेचुरल है, निदर हार्म नॉर बेनिफिटेड। ना तो इस तरीके के जो स्पीसीज होते हैं ना तो ये बेनिफिटेड होते हैं और ना ही हार्म करते हैं, ठीक है। ये अगर दो स्पीसीज एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, डिफरेंट स्पीसीज दोनों से इंटरेक्शन कर रही है, तो ना तो उन्हें कोई हार्म पहुंचेगा ना उन्हें कोई बेनिफिट होगा, ठीक। टू वन द स्पीसीज और अ बोथ,
असाइनिंग अ पॉजिटिव साइन ऑफ द बेनिफिशियल इंट्रैक्शन, अगर हम पॉजिटिव साइन ऑफ बेनिफिशियल इंट्रैक्शन या निगेटिव साइन ऑफ डिटरमाइनल या जीरो ऑफ द नेचुरल इंट्रैक्शंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव साइन है वो आपको क्या बता रहा है कि उसको बेनिफिट हो रहा है, दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन, और यहाँ पे उसको बेनिफिट हो रहा है। जो निगेटिव है उसका मीन है कि वहाँ पे लॉस हो रहा है, और जहाँ पे ये न्यूट्रल लिखा हुआ है ना तो उसे लॉस है ना उसे गेन है, ना तो उसे प्रॉफिट हो रहा है ना उसे निगेटिव हो रहा है, वो सिर्फ एक जगह पे अपनी न्यूट्रल जिंदगी, एक स्टेबल लाइफ जी रहा है। So let us look at the possible outcome of the interspecific interaction. So now we are going to discuss about the interspecific interactions, और उसमें से आपकी कुछ 5 to 6 पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस होते हैं जिनके बेसिस पे आपकी जो है ये पॉपुलेशन इंट्रैक्शन हो रही है। पहला आपका म्यूटाजिलम, देन कॉम्पिटिशन, प्रेडेशन, पैराटिज्म, कॉमिलिज्म, अमालिज्म। सो म्यूटाजिलम में क्या होता है अगर आपको याद करना है, सो म्यूटाजिलम ही ऐसा पॉपुलेशन इंट्रैक्शन है जहाँ पे अगर दो स्पीसीज का इंट्रैक्शन होता है तो दोनों को ही पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव डेटा मिलता है, दोनों गेन करते हैं, उन्हें लॉस नहीं होता है। अब अगर हम बात करते हैं कंपटीशन की, तो कंपटीशन में दोनों ही स्पीसीज एक दूसरे से लड़ रही होती हैं। अगर हम कंपटीशन में, अगर नॉर्मल लाइफ के कंपटीशन की हम बात करते हैं, तो अगर एक पा जाता है तो उसको भी लॉस है और उसको भी लॉस है, कोई ना कोई उस जगह पे लॉस कर रहा होगा। सो कंपटीशन इज बेसिकली व्हाट, म्यूटाजिलम में याद कर लो, दोनों के दोनों स्पीसीज का अगर इंट्रैक्शन हो रहा है तो वो पॉजिटिव ही रहेंगे, उनको सिर्फ गेन होगा, लॉस नहीं होगा। कंपटीशन में दोनों को लॉस ही होगा। प्रेडेशन में एक स्पीसीज को प्रॉफिट है, दूसरे को लॉस है। पैराटिज्म में एक को प्रॉफिट है, दूसरे को लॉस है। तो जो पीपी वाले आपके आते हैं, प्रेडेशन एंड पैराटिज्म, उसमें याद कर लो कि सिर्फ एक को पॉजिटिव अगर मिल रहा है तो दूसरे को निगेटिव ही मिलेगा। कॉमलिज्म में क्या होता है, एक आपका प्रॉफिट गेन करेगा तो दूसरे को ना तो प्रॉफिट है ना तो लॉस है। एमालिज्म में एमालिज्म एक ऐसा है कि वहाँ पर पहली बात, एक स्पीसीज को तो सिर्फ लॉस हो रहा है और एक को ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना तो गेन हो रहा है, ना तो लॉस हो रहा है, सॉरी। सो द म्यूटाजिलम इज व्हाट, दोनों को प्रॉफिट हो रहा है। कंपटीशन में दोनों को लॉस हो रहा है। प्रेडेशन में एक को प्रॉफिट दूसरे को लॉस, एंड पैराटिज्म में भी यही चीज़ है कि एक को प्रॉफिट दूसरे को लॉस, एंड कॉमलिज्म में एक को प्रॉफिट, एक को ना तो प्रॉफिट है ना तो लॉस है, एंड अमालिज्म में जो होता है वो नेगेटिव ही रहता है और वो ना तो प्रॉफिट है ना तो लॉस है। बोथ द स्पेसिफिक बेनिफिट इन द म्यूटाजिलम, बोथ द स्पेसिफिक बेनिफिट है म्यूटाजिलम में, एंड बोथ लॉस इन अ कॉम्पिटिशन, दोनों के दोनों कॉम्पिटिशन में लॉस करते हैं, एंड म्यूटाजिलम में दोनों के दोनों स्पीसीज बेनिफिट लेते हैं। इन देयर इंट्रैक्शन विद ईच अदर, अगर इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होता है, इन बोथ द पैराटिज्म एंड प्रेडेशन की अगर हम बात करते हैं, तो ओनली वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड एंड पैरासिट एंड प्रेडेटर रिस्पेक्टिवली। जैसे मैंने ऊपर वाले चार्ट में बताया कि जो आपका पीपी वाले हैं वो एक स्पीसीज आपका बेनिफिटेड रहेगा और दूसरा जो रहेगा वो लॉस में रहेगा। द इंट्रैक्शन इज डिटरमाइनल टू द अदर स्पीसीज, होस्ट एंड प्रे एंड रिस्पेक्टिवली। Interaction whether one species is benefited and other is neither benefited or the harm is called the commulism. Commulism is what? वहाँ पे इस तरीके का इंट्रैक्शन हो रहा है कि एक को बेनिफिटेड है and other is neither is benefited or a harmed. It is called the commulism. In a amalism, on the other hand, the one species is harmed and where the other is unaffected. So predation, paratism, commulism share a common characteristic. अब अगर हम बात कर रहे हैं तो जो प्रेडेशन है, जो पैराटिज्म है, जो कॉम्युलिज्म है, ये तीनों के तीनों कॉमन कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहे हैं, एक जैसे हैं ये प्रोसेस में। एंड द इंट्रैक्शन स्पीसीज लिविंग क्लोजली टुगेदर, और जो इनके जो इंट्रैक्टिंग वाले स्पीसीज हैं वो एक पास रहते हैं, क्योंकि ये ना एक प्रॉफिट देता है, दूसरे को ना तो प्रॉफिट है ना तो लॉस है, तो वो किसी को हार्म नहीं पहुंचा रहे। तो इनके जो स्पीसीज होते हैं, जो इंट्रैक्टिंग स्पीसीज होते हैं, वो एक पास रह लेते हैं। Predation, what would be happen to all energy found by the autotrophic organism if the community has no animal to eat a plant? Predations की अगर हम बात कर रहे हैं, what would be happen to all the energy fixed by the autotrophic organism if the community has no animal to eat the plant?
What would be happen? क्या होगा अगर सारी एनर्जी ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, इफ द कम्युनिटी हैज नो एनिमल, अगर बहुत सारी ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के पास बहुत सारी एनर्जी है, वो फिक्स हो चुकी है, लेकिन एनिमल उस कम्युनिटी में है ही नहीं, तो क्या होगा? उस प्लांट को खाने के लिए एनिमल्स ही नहीं है, तो क्या होगा? हर एक चीज़ लिमिटेड वे में ही अच्छी लगती है. इफ इट्स गेट इनटू द अनलिमिटेड वे, that get started to destroy the things. You can think of the predation of the nature may of transforming the higher trophic level, the energy fixed by the plants. When we think of the predator and the prey, most probably it is the tiger and the deer that readily come to our mind. जब हम बात करते हैं कि किसी भी प्रेडेटर या प्रे की, तो सबसे पहले हमारे माइंड में टाइगर एंड डियर का एग्जाम्पल आता है. एंड दैट इज़ वॉट कि ये जो होते हैं, अब टाइगर जो है उसको ना तो उसको प्रॉफिट हो रहा है, अब डियर को ना तो प्रॉफिट हो रहा है, और लॉस तो वो खुद को कर रहा है. तो उसको तो दोनों चीज़ें नहीं मिल रही है ना, उसको तो टाइगर ने खा लिया. सो बट द स्पैरो ईटिंग एनी सीड इन नो लेस अ प्रेडेटर. प्रेडेटर को कोई यहाँ पे लॉस नहीं है, क्योंकि जो स्पैरो है वो किसी भी तरीके की सीड खा लेती है. ऑल थ्रो एनिमल ईटिंग प्लांट आर द कैटेगराइज सेपरेटली एज अ हर्बीवोरस. तो अगर यहीं पे अब हम बात करते हैं कि जो एनिमल जो प्लांट्स को खाते हैं, उनको हमने एक सेपरेट रूम बना दिया है, एक सेपरेट क्राइटेरिया, एक हैबिटेट बना दिया है कि जो प्लांट्स खाएंगे उनको हर्बीवोरस बोलेंगे, जिनको जो एनिमल्स खाएंगे उनको कार्निवोरस बोलेंगे. वी कैन मेक अ वन टाइप ऑफ हैबिटेट जिसमें कि हम बता पाए कि अगर हमने हर्बीवोरस एनिमल्स बोल दिया है, दैट्स मीन आपके माइंड में ये आ जाता है कि वो प्लांट्स खाते हैं. There are in a broad ecological content and very different from the predator. तो ये थोड़ा सा broad ecological content है और ये predator से थोड़ा सा हटके है. Beside the acting of the conduit of the energy transfer across the trophic level, predator play a other important role. एनर्जी जो होती है 10% लॉ है, एक जो आपका एक एनर्जी ट्रांसफ़र है उसमें 10% एनर्जी आपकी ट्रांसफ़र होते चली जाती है. सो यहाँ पे बात करी जाती है कि जो प्रेडेटर है ये इंपॉर्टेंट रोल वहाँ से प्ले करना स्टार्ट कर देता है जब इंपॉर्टेंट रोल यहाँ से प्ले करता है जब वो एनर्जी ट्रांसफ़र होने लगती है ट्रॉफिक लेवल पर. दे कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर द कंट्रोल. ये क्या करते हैं, प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं. अगर बहुत ज़्यादा डियर भी हो जाएंगे दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी बैड डिजास्टर. और अगर वो कम हो जाएंगे तब भी. तो हर एक लिमिटेशन को, हर एक प्रॉपर वे को, एक अंडर कंट्रोल पॉपुलेशन को कंट्रोल रखने के लिए ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर कोई किसी को नहीं खा रहा है और कोई किसी पे ज़िंदा नहीं है और उसकी एकदम से वो हैबिटेट में वो स्पीसीज बढ़ती चली जा रही है, तो एट द एंड, एट द पीक ऑफ द लेवल वो वहाँ पे दिक्कत पैदा कर सकता है. तो हर एक पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. But for the predator, prey species could be achieve very high population density and cause ecosystem instability. अब हम अगर predator and prey की बात करते हैं तो species क्या है, could be achieve very high population. वो बहुत high population achieve करेगा density में and cause ecosystem instability. अब जिस भी चीज़ में जहाँ पर population density बिल्कुल peak level पे जा रही है तो वहाँ पे ecosystem जो होगा उसका वो unstable हो जाएगा. उसको stability मिल ही नहीं रही, क्योंकि population के पास जितना ज़्यादा खाने को नहीं है उतना ज़्यादा एनिमल है. एनिमल बहुत ज़्यादा है, खाने को है ही नहीं, तो इनस्टेबिलिटी बढ़ रही है. अगर पॉपुलेशन वहीं पे मेंटेन रहेगा कि जितना खाने को है उतना एनिमल है, तो वो स्टेबिलिटी इकोसिस्टम पे बनी रहेगी. When the certain aquatic species are introduced into the geological area, they behave invasive and start spreading fast because the invaded land does not have the natural predator. The prickly pear cactus introduced into the Australia, that line is very important. The prickly pear cactus introduced in Australia, जो prickly pear cactus है वो उसका इंट्रोड्यूस कहाँ हुआ, that is into the Australia in the earlier 1920s. Cause havoc by the spreading rapidly into the million of hectare of the rangeland. rangeland में ऑस्ट्रेलिया में आपका prickly pear cactus जो है वो इतना वाइडली स्प्रेड कर रहा था, मिलियन ऑफ हेक्टर्स में वो स्प्रेड कर गया, इतना ज़्यादा prickly pear cactus वहाँ पर हो गया. सो फाइनली द इन्वेसिव कैक्टस वॉज ब्रॉट अंडर द कंट्रोल. तो वहाँ पे जो कैक्टस वाला जो ग्रो अप एरिया था वो अंडर द कंट्रोल चला गया. सो व्हाट आफ्टर
only after cactus feeding predator a moth from the natural habitats were introduced into the country. उस कंट्री में उसके बाद जो प्रेडेटर थे, जो मॉथ थे, वो क्यों? क्योंकि अंडर कंट्रोल हो गया वहाँ पे कैक्टस, ओनली द आफ्टर द कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर, क्योंकि वहाँ पे जो कैक्टस को जो फीड करते हैं, जो मॉथ है, वो उस कंट्री में नहीं थे. फ्रॉम द नेचुरल हैबिटेट वॉज इंट्रोड्यूस इन टू द कंट्री. जो मॉथ जो कैक्टस को खाते हैं वो वहाँ पे नहीं अवेलेबल थे, तो वहाँ पे जब उसका प्रेडेटर, वहाँ पे प्रेडेटर ही नहीं है, तो वो कैक्टस इतना वाइडली एक्सपेंड मिलियन ऑफ हेक्टेयर में वो ग्रो अप कर गया. Biological control method adopt in the agriculture, pest control and based on the availability of the predator. Pest control पे भी आपका biological control है और दूसरा आपका predator भी इस चीज़ को देखता है. अगर predator की वहाँ पे कमी है तो prey वहाँ पे बढ़ता ही चला जाएगा, उसको कोई खाने वाला ही नहीं है और वो stability आपके ecosystem में आ जाती है. To regulate the prey population, predator also help in maintaining the species diversity in the community. What's mean? The predator is also help in maintaining. अब जो predator है वो क्या कर रहा है? डाइवर्सिटी, जो कम्युनिटी में जो डाइवर्सिटी है उसको भी मेंटेन करने की कोशिश करता है. अगर predator नहीं है, बार बार NCERT आपकी घुमा घुमा के एक ही चीज़ बोल रही है कि अगर predator नहीं है तो prey बढ़ जाएगा और इकोसिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा. If you want to make a ecosystem stable, then predator is a very important role play in that one activities. By reducing the intensity of the competition among the competing prey species in the rocky industrial community of the American Pacific coast, and the starfish Pisister is the important predator. अब यहाँ पे एक आपका दूसरा एग्जाम्पल है. पहला तो आपका ऑस्ट्रेलिया में कैक्टस, पिकली पेयर कैक्टस 1920s में आपका एक एग्जाम्पल दिया गया है जहाँ पर प्रेडेटर जो कि मौत था नहीं था, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा मिलियन ऑफ हेक्टर्स में फैल गया. नाउ योर सेकेंड एग्जाम्पल आपकी NCERT देती है, दैट इज़ अ रॉकी इंडस्ट्रियल कम्युनिटी एट द अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट इन द स्टारफिश पिसास्टर इज़ अ इम्पॉर्टेंट प्रेडेटर. अगर ये जो अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट है, स्टारफिश वहाँ की है, वह ये इम्पॉर्टेंट प्रेडेटर है वहाँ का. इन द फील्ड एक्सपेरिमेंट विद ऑल द स्टारफिशेज वर रिमूव फ्रॉम द इंक्लोज इंडस्ट्रियल एरिया. अगर उस इंडस्ट्रियल एरिया से वो स्टारफिश को रिमूव कर दिया जाए, बाहर कर दिया जाए, मोर देन 10 स्पीसीज ऑफ द इन्वर्टिब्रेट, तो उसमें के जो 10 स्पीसीज ऑफ द इन्वर्टिब्रेट हैं बिकम एक्सटिंक्ट विद एन ईयर. जो स्टारफिश वहाँ पे रह रही है अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में, अगर वो स्टारफिश प्रेडेटर को वहाँ से रिमूव कर दिया जाए तो 10 स्पीसीज ऑफ द इन्वर्टिब्रेट एक्सटेंड कर जाएंगी विद इन अ ईयर. एक साल में कम से कम 10 से ज़्यादा स्पीसीज इन्वर्टिब्रेट्स की ख़त्म हो जाएंगी बिकॉज ऑफ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, क्योंकि वहाँ पे कॉम्पिटिशन आ जाएगा, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन चलने लगेगा. दैट्स वाई ऑल द maximum 10 species of the invertebrate become extinct within a year if you remove the starfish in the American Pacific coast. That is a very important predator over there. ठीक है. सो अगर आपका रॉकी, आपका जो चीज़ें आ रही है, जो स्टारफिश है, पिसास्टर है, इंपॉर्टेंट प्रेडेटर है, इन फील्ड एक्सपेरिमेंट विद ऑल द फिशेज वर रिमूव्ड, अगर वहाँ से आप सारी फिशेज को रिमूव कर देते हो तो आपका दूसरा पहला आपका जो एग्जाम्पल था दैट इज़ योर पिकली पेयर कैक्टस इन ऑस्ट्रेलिया 1920s. वो मिलियन ऑफ हेक्टर में फैला क्योंकि वहाँ पे मॉथ नहीं था, वहाँ पे उसका प्रेडेटर नहीं था, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा फैल गया, वो अनकंट्रोल्ड वे में आ गया. देन योर सेकेंड एग्जाम्पल NCERT आपका लिख रही है दैट इज़ योर अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, जहाँ पर स्टारफिश हैं. अगर उन स्टारफिश को रिमूव कर दिया जाए तो उस एरिया में कम से कम 10 से ज़्यादा स्पीसीज इन्वर्टिब्रेट की एक्सटेंड कर जाएंगी विद इन अ ईयर. क्योंकि वहाँ पर इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन बढ़ जाएगा. हो सकता है आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऐसा क्यों है कि अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में अगर स्टारफिश को रिमूव कर दिया जाए तो वहाँ से 10 स्पीसीज ऑफ द इन्वर्टिब्रेट्स एक्सटेंड कर जाएंगी. ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ द इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन. Okay, if the predator is too efficient and over exploited its prey, अगर predator जो है वो बहुत efficient है और over exploit कर रहा है prey पे, then the prey might become extinct. तो हो सकता है जो prey है वही extinct कर जाए, गायब हो जाए. And following it, the predator will also become extinct for the lack of food.
कभी फूड तब ज़्यादा हो रहा है जब वहाँ पर प्रे नहीं है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रे इतनी क्वांटिटी में है कि फूड की कमी हुई जा रही है, तो इसकी वजह से अब उनको फूड मिल नहीं रहा है वहाँ पे, अब फूड का कंपटीशन हो गया है। पहले वहाँ पे बहुत ज़्यादा खाना था लेकिन प्रे नहीं था, तो वहाँ पर जो था खाने में कंपटीशन आ गया था कि उसको खाने वाला कोई नहीं है। अब यहाँ पे एक अलग सा सिनेरियो बन रहा है कि फूड कम है, खाने वाले ज़्यादा है, तो वहाँ पे उस तरीके का कंपटीशन बन जाएगा, तो उस वजह से प्रे जो है वो मरना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उन्हें एक लैक ऑफ फूड की वजह से उनको खाना ही नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वो एक्सटेंड करना स्टार्ट कर देंगे। तो स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जितना प्रे है उतना प्रेडेटर है, तो स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। अगर प्रे ज़्यादा है और खाना कम है तो उसकी वजह से प्रे एक्सटेंड कर जाएगा, और अगर प्रे नहीं है तो खाना बढ़ने लगेगा। So prey species have involved various defense of the less impact of the predation. Some species insect and the frog are the cryptically colored. जो species of the insects हैं और frog हैं वो cryptically colored होते हैं, camouflaged होते हैं, to avoid being detected easily by the predator. जो फ्रॉग हैं, कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो अपने आप को जहाँ पर बैठते हैं वो अपने आप को उसी कलर में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको बहुत ही नॉर्मल सा और मैक्सिमाइज सा एक एग्जांपल दिया जाता है गिरगिट का, कैमलियन। वो जिस तरीके के ग्रास पे, जिस तरीके की चीज़ पे बैठता है वो अपना कलर उसी चीज़ में चेंज कर देता है। इस एनिमल को जो अपने कलर को जिस ऑब्जेक्ट पे वो बैठते हैं उस तरीके से चेंज कर लेते हैं। इस तरीके के एनिमल्स को कैमोफ्लेज बोला जाता है। कैमोफ्लेज जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने आप को, अपने कलर को इस वजह से चेंज कर लेते हैं जिसमें वो जल्दी से उस जो प्रेडेटर है उनको डिटेक्ट ना कर पाए और उन्हें कोई खाए ना। वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने कलर को चेंज कर लेते हैं। एंड दैट टाइप ऑफ द एनिमल इज कॉल्ड द कैमोफ्लेज। दैट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सम आर द पॉइजनस एंड देयरफॉर अवॉइडेड बाय द प्रेडेटर। कुछ ऐसे होते हैं प्रेडेटर, कुछ तो अपना कलर, जैसे कि ये वाइट है तो अपने आप को उन्होंने वाइट में चेंज कर लिया, ग्रास पे बैठे ग्रीन में चेंज कर लिया, ब्लैक पे बैठे ब्लैक हो गए हैं, दिख नहीं रहे, तो उन्हें प्रेडेटर जल्दी से जल्दी डिटेक्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो बच जाते हैं। कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, जिनको प्रेडेटर नहीं खाता। अब तुम्हें लगेगा कि वो तो एनिमल होते हैं, उन्हें कैसे पता कि ये पॉइजनस है, हमें नहीं खाना। वो तुम्हें पता है ना कि उन्हें नहीं पता है, उन्हें सब पता है। उनको भी पता होता है कि ये पॉइजनस है, ये हमें नहीं खाना है, ये नहीं है, इसको हमें खाना है, ठीक है। तो जो पॉइजनस होते हैं उन्हें प्रेडेटर नहीं खाता। द मोनार्च बटरफ्लाइज आर हाईली डिस्टेस्टफुल टू द प्रेडेटर बर्ड बिकॉज ऑफ द स्पेशल केमिकल प्रेजेंट इन इट्स बॉडी। जो मोनार्च बटरफ्लाई, दैट एग्जाम्पल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन एनसीईआरटी लाइन, बिकॉज ये वाला जो एग्जाम्पल है वो आपके बोर्ड्स में कहीं पे भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये आती है। द मोनार्च बटरफ्लाई इज हाईली डिस्टेस्टफुल। जो मोनार्च बटरफ्लाई है वो बहुत टेस्टफुल होती है, उसका बहुत गंदा सा टेस्ट होता है टू इट्स प्रेडेटर। जो बर्ड है वो, उसको अगर जो बर्ड है वो प्रेडेटर होती है इसकी, वो बहुत गंदा इसका टेस्ट होता है, इस वजह से क्योंकि इसके बॉडी में एक अलग तरीके का स्पेसिफिक केमिकल प्रेजेंट होता है इसके बॉडी पे। एंड interestingly the butterfly acquired this chemical during its caterpillar stage by feeding a poisonous feed। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तो ये है कि जब ये जो बटरफ्लाई होती है, जो मोनार्च बटरफ्लाई होती है, तो ये खाना खाती है जब अपने कैटरपिलर के स्टेज पे होती है। जब ये अगर हम बात करते हैं जैसे कि हम लोग एम्ब्रियो स्टेज पे होते हैं, वैसे ही ये कैटरपिलर स्टेज पे जब होती है तो ये पॉइजनस बीट को खाती है, जिसकी वजह से इनके बॉडी में एक केमिकल प्रेजेंट हो जाता है जो कि पॉइजनस होता है, जिनकी वजह से इनका जो टेस्ट होता है वो बहुत डिस्टेस्टफुल लाइक हो जाता है। इस वजह से इन्हें प्रेडेटर जो बर्ड है वो नहीं खाती है, ठीक है। फॉर प्लांट हर्बीवोरस आर द प्रेडेटर। अगर प्लांट्स की बात करते हैं तो हर्बीवोरस जो है वो प्रेडेटर हैं इसके। एंड नियरली 25% ऑफ ऑल द इंसेक्ट नोन एज अ फाइटोफैगस फीडिंग ऑन अ प्लांट सैप एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स। फाइटोफैगस क्या है? फीडिंग ऑन द प्लांट एंड सैप एंड द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। सैप पे फीड आउट कर रहे हैं, अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स पे फीड कर रहे हैं। इस तरीके के जो इंसेक्ट होते हैं इनको क्या कहते हैं? फैटोफैगस। The problem is particularly served from the plant because unlike animals they cannot run away from their predator. Plant therefore have evolved the
assigning variety of the morphological and chemical difference against the herbivorous. Thorn, Aciana and cactus are the most common morphological mean of defense. जो कैक्टस है वो थॉर्न उनके ऊपर होते हैं. अब जो भी प्रेडेटर उसे खाने जाएगा तो उनके ऊपर तो मॉर्फोलॉजिकली डिफेंस सिस्टम उन्होंने अपने ऊपर एक्टिव कर रखा है. उन्होंने कांटे उगा के रखे हैं. कोई उसे खाने जाएगा उसके मुंह में चुभ जाएगा तो उसे कोई नहीं खाता. उन्होंने अपना मॉर्फोलॉजिकली डिफेंस सिस्टम, जैसे मोनार्च की, अगर मोनार्च बटरफ्लाई की बात करें तो वो मॉर्फोलॉजिकली तो नहीं है लेकिन उसने इंटरनली डिफेंस सिस्टम बना रखा है. उसके अंदर ऐसा केमिकल है कि उसे कोई नहीं खा रहा, उसे कोई नहीं पूछ रहा. कैक्टस ने तो मॉर्फोलॉजिकली कैक्टस ने अपने थॉर्न उगा रखे हैं, आते ही मार देंगे तो उसको भी कोई नहीं पूछ रहा. सो मैनी प्लांट प्रोड्यूस स्टोर केमिकल दैट्स मेक अ हर्बिवोरस. कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो कुछ ऐसे केमिकल को स्टोर करके रखते हैं जो हर्बिवोरस को बीमार कर देता है. व्हेन दे आर ईटन, जब वो उसको खा लेते हैं. इनहेबिटिंग फीडिंग और द डाइजेशन, डिस्टर्ब इन द रिप्रोडक्शन और इवन किल इट. कभी कभी उनको रिप्रोडक्शंस में, कभी कभी डाइजेशन में, फीडिंग में प्रॉब्लम आ जाती है या कभी कभी वो मर भी जाते हैं. यू मस्ट हैव सीन वीट calotropis growing in the abdomen field. The plant produce highly poisonous cardiac glycosides and that is why you never see any cattle or goat browsing on this plant. हमने देखा होगा कि कैटरपिलर्स ग्रोइंग होता है, बहुत सारे प्लांट्स में ये फैला हुआ होता है. बहुत फील्ड में जो खाली पड़ी होती हैं, बंजर टाइप वाली जो फील्ड होती है उन पे ये कैटरपिलर्स जो होती है वो बहुत ग्रो करती है. लेकिन कोई भी एनिमल जो है वो इस चीज़ को खा नहीं रहा होता क्योंकि ये पॉइजनर कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो हर्बिवोरस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो सिक हो जाते हैं, उन्हें प्रॉब्लम होने लगती है. इस वजह से कोई भी कैटल गोट उस चीज़ को नहीं खाता है, उस प्लांट को ही नहीं खाते वो लोग. A wide variety of chemical substance that we extract from a plant on the chemical scale, nicotine, caffeine, quinine, ओपियम एक्सेट्रा. तो बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं, ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको हम एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं प्लांट से भी. कुछ ऐसे केमिकल स्केल्स आते हैं जैसे निकोटीन हो गई, कैफीन हो गई, ओपियम हो गया, क्वानिन हो गया. ये जितने भी ये हार्मफुल केमिकल हैं इनको हम प्लांट से ही एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं. आर प्रोड्यूस बाई नेचुरली एज अ डिफेंस अगेंस्ट द ग्रेजर एंड द ब्राउजर. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू. तो कॉम्पिटिशन में हमने दो तरीके के बहुत इंपॉर्टेंट वाले आपके एग्जाम्पल याद किए हैं. तो सबसे पहले आप वो ऑस्ट्रेलिया का कैक्टस, पेरीपियर कैक्टस वाला याद कर लीजिएगा, 1920s वाला, जहाँ पर आपका जो है वो प्रे की कमी है लेकिन प्रेडेटर बहुत ज़्यादा है. खाना बहुत ज़्यादा है लेकिन प्रे नहीं है, इस वजह से वो मिलियन ऑफ हेक्टर में फैल गया. देन आपका आता है मोनार्च बटरफ्लाई. वो अपने अंदर ऐसा केमिकल, एक कैटरपिलर स्टेज पे वो पॉइजनस वीट को खाती है जिसकी वजह से एक स्पेसिफिक केमिकल उनके अंदर आ जाता है और वो डिस्टेस्टफुल हो जाती है, इस वजह से उनको बर्ड्स नहीं खाती. देन आपका यहाँ पे कैलाट्रोपिक की बात करी गई है. कैलाट्रोपिक प्रेडेटर में बात करी जा रही है, वो ये करी जा रही है कि जो इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं वो बंजर वाली ज़मीन पे बहुत ज़्यादा उग जाते हैं, बट इनको कोई नहीं पूछ रहा. क्यों नहीं पूछ रहा? क्योंकि ये बीमार कर देते हैं, सिक हो जाते हैं, रिप्रोडक्शन में, डाइजेशन में, कभी कभी वो एनिमल्स मर भी जाते हैं. इस वजह से इनको कोई भी गोट या काऊ जो है वो ग्रेजिंग नहीं करती इनकी. कुछ ऐसे वाइड वैरायटी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिनको हम प्लांट से ही एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे निकोटीन है, कैफीन है, क्वानिन है, ओपियम है. इस तरीके के एग्जाम्पल आपसे पूछे जा सकते हैं कि किस तरह कौन से प्लांट केमिकल स्केल्स में आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो प्लांट से, तो आप निकोटीन, कैफीन, क्वानिन लिख के आ सकते हो. Now we are move forward to the competition. Now what is a competition basically? When the Darwin spoke of the struggle of the existence, जब डार्विन ने इस कोई चीज़ गायब हो रही है उस चीज़ पे बात करी थी. And survival for the fitness in nature. अगर आप नेचर में फिट नहीं हो पा रहे हो, आप इन्वायरमेंट में ही सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो, तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा वहाँ पे रहने के लिए, वरना आप एक्सटेंट आउट हो जाओगे. और ये बात आपका नेचुरल सिलेक्शन की बात इवोल्यूशन चैप्टर हमने पढ़ रखा है जो कि डार्विन ने करी थी. हैज़ वॉज कन्विंस दैट इन इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इज पोटेंट फोर्स इन द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. इट इज़ जनरली बिलीव दैट competition occur when closely related species compete for the same resource that is limited. Obviously यही होगा ना कि कंपटीशन वहाँ पर होगा कि
क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो हैं वो सेम रिसोर्स के लिए कॉम्पिटिट कर रहे हैं, जबकि वो जो रिसोर्स है वो लिमिटेड फॉर्म में प्रेजेंट है। बट दिस इज़ नॉट इंटायरली ट्रू। एनसीईआरटी कहती है ये ट्रू नहीं है कि कंपटीशन का मतलब यही होता है कि अगर वहाँ पे चीज़ें लिमिटेड हैं और स्पीसीज जो हैं वो चीज़ लिमिटेड है लेकिन लोग ज़्यादा हैं तो उस चीज़ पे कंपटीशन कर रहा है। दैट इज़ अ कंपटीशन की चीज़ें, सीटें आपकी लिमिटेड है लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा हैं तो वो उस चीज़ पे कंपटीशन कर रहा है। अब जितनी सीटें होंगी मिलेंगी उतने को ही। सो फर्स्टली द टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज कुड ऑल्सो कम्पिटिट फॉर द सेम रिसोर्स। तो टोटली अगर अनरिलेटेड स्पीसीज की बात करी जाए तो कम्पिटिट फॉर द सेम रिसोर्स, वो सेम रिसोर्स के लिए कम्पिटिट करते हैं। फॉर इंस्टेंस इन सम सैलो साउथ अमेरिकन लेक्स, एग्जाम्पल है यहाँ पर, ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। साउथ अमेरिकन लेक विजिटिंग फ्लेमिंगो रिसाइड फिशेस कॉम्पिटिट फॉर देयर कॉमन फूड। अब अगर हम बात करते हैं साउथ में अमेरिका में लेक्स जो हैं वहाँ पे विजिटिंग फ्लेमिंगोज हैं जो कि फिशेस के लिए कॉम्पिटिट करती रहती है, क्योंकि सारी फ्लेमिंगोज को वहाँ पे कॉमन फूड उनका क्या है, फिश है। अब इतनी सारी फ्लेमिंगो हैं वो फिशेस को ही खाएंगी तो अब फिशेस एक लिमिटेड सोर्स हो जाएगा वहाँ पे, तो वहाँ पे कंपटीशन हो जाएगा। तो फ्लेमिंगो किस चीज़ के लिए लड़ रही हैं, उन्हें फिशेस खानी है। अब फिशेस जो हैं वो लिमिटेड फॉर्म में है तो वहाँ पे कंपटीशन है उनके बीच में। जू प्लैंकटन इन द लेक्स, वहाँ पे जू प्लैंकटन है लेक्स में। सेकेंडली आपका एग्जाम्पल आता है इसका, रिसोर्सेज नीड नॉट टू बी लिमिटेड फॉर द कंपटीशन टू अकर। और ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि रिसोर्स ही बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो तभी कंपटीशन स्टार्ट हो। इन interference competition, the feeding efficiency of the one species might be reduced due to the interfering and inhibitory presence of the other species, even if the resource food species are the abundant. ऐसा भी हो सकता है कि इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन में जो फीडिंग इफिशियंसी है वन स्पीसीज की माइट बी रिड्यूस, शायद वो कम हो जाए ड्यू टू द इंटरफेयरिंग एंड इनहेबिटरी प्रेजेंस ऑफ द। अब एक स्पीसीज तो उस चीज़ को खा रही थी, अब हो सकता है कोई अदर स्पीसीज भी आके उसी चीज़ को खा रही है, तो वहाँ पे जो सोर्स होगा, जो फूड होगा, जो स्पेस होगा वो अबिडेंट हो में तो प्रेजेंट है लेकिन वहाँ पे दो तरीके की स्पीसीज उसको खा रही हैं तो वहाँ पे कंपटीशन हो जाएगा। Therefore, competition is a best defined as a cross process in which therefore competition is a best defined in which the fitness of one species measured in the term of the R intrinsic rate of increase and significantly lower the presence of another species। अगर एक स्पीसीज थी तब तो सब नॉर्मल चल रहा था, जितनी स्पीसीज थी उतना खाना था, वहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं था। वहीं पे आके दूसरी स्पीसीज भी उसी चीज़ को खा रही है, देन वहाँ पर आपका जो है कंपटीशन आ जाता है। It is relatively easy to demonstrate the laboratory experiments and Gauss and other experimental ecologists did. When resources are limited and completely superior species will eventually eliminate the other species, but evidence of the such competitive exclusion occurring in nature is not always conclusive. Strong and persuasive and simultaneously advice does not exist, however, in some cases. The Abycton tortoise in the Galapagos Island become extinct within the decade after the goat were introduced on the island. जो गलापागोस आइसलैंड था वहाँ पे टॉर्टोइस रहता था, वो कुछ ही सालों में जो है वो एक्सटेंड कर गया क्योंकि वहाँ पर गोट्स आ गई थी ऑन दैट आइसलैंड पे। अपेरेंटली ड्यू टू द ग्रेटर ब्राउजिंग इफिशियंसी ऑफ द गोट, क्योंकि उन्होंने इस तरीके से उस ग्रेजिंग करनी स्टार्ट करी कि वहाँ पे जो टॉर्टोइस थे उनका एक्सटेंड होना स्टार्ट हो गया। तो वहाँ पे दो स्पीसीज आ गई, पहले तो सिर्फ टॉर्टोइस ही था, वही खा रहा था। अब वहाँ पे गोट आ गई, वो इफिशियंसी वे में ग्रेजिंग कर रही हैं, तो वहाँ पे जो खाना है उसकी लिमिटेशन उसका वो डाउन हो गया, जिसकी वजह से जो टॉर्टोइस थे वो मरना स्टार्ट हो गए। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। गलापागोस आइसलैंड वाला जो आपका पोर्शन है ये पूछा जाता है। Cornell Illigant field experiment shown that on the rocky sea coast of the Scotland, the larger, completely superior branchicles Balanus dominate the intercell area and exclude the smaller branchicles Canthameles from the zone.
In the general, herbivorous and the plant appear to be more adversely affected by the competition than the carnivorous. अगर हम बात करें तो हर्बीवोरस जो है वो प्लांट अपेयर टू बी मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय द कंपटीशन देन द, तो जो हर्बीवोरस वाली लाइन है वो ज़्यादा एडवर्सली अफेक्टेड है एज कंपेरिजन टू द कार्निवोरस। कंपटीशन का सिर्फ यही मतलब नहीं है कि लिमिटेड है और वहाँ पे स्पीसीज ज़्यादा है तो उस पर कंपटीशन स्टार्ट हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि चीज़ें बिल्कुल लिमिटेड थी, जितनी सीटें थी उतना इंसान था, लेकिन वहाँ पे आके कोई और स्पीसीज आके बैठ गई, तो वहाँ पे अब जो कंपटीशन है वो अप टू लेवल जा रहा है। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल्स को याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं। प्रिंसिपल गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट, वो ये कहता है टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, दो रिलेटेड स्पीसीज जो है वो कॉम्पिटिट फॉर द सेम रिसोर्स, दो स्पीसीज जो है वो सेम रिसोर्स के लिए कॉम्पिटिट कर रही हैं, कैन नॉट को एक्सटेंड इंडिफरेंटली एंड कॉम्पिटिटिवली इंटरफेयर ऑन विद द एलिमिनेट इवेंचुअली। वो एक दूसरे के ऊपर जब कॉम्पिटिट करेंगी तो उसमें से एक तो ऐसी होगी जो एलिमिनेट होगी। दिस मे बी द ट्रू इफ द रिसोर्स आर लिमिटेड, ये सही है कि अगर रिसोर्स वहाँ पे लिमिटेड है तो, बट नॉट अदरवाइज। अगर लिमिटेड नहीं है तो वो नहीं एक्सटेंट होगा। अगर वहाँ पे रिसोर्स लिमिटेड है तो एक, अगर दो स्पीसीज आई हैं तो एक का एक्सटेंट होना बनता है। और रिसेंट स्टडी डू नॉट सपोर्ट सच ग्रॉस जनरलाइजेशन अबाउट कंपटीशन, लेकिन जो इस टाइम पे जो रिसेंट स्टडीज़ चल रही है वो इस चीज़ को नहीं मानती हैं। While they do not rule out on the occurrence of the inter-specific competition in nature, they point out the specific fishing competition might involve mechanisms that promote co-extension rather than the exclusion. One such mechanism is resource paranoting. एक आपका mechanism है that is resource paranoting. If the two species compete for the same resource, अगर दो species same resource के लिए compete कर रही हैं, they could avoid competition by choosing. तो ये अपने आप से ही चूज़ कर सकती हैं कि वो कंपटीशन को अवॉइड करें। फॉर द इंस्टेंस डिफरेंट टाइम ऑफ फीडिंग एंड डिफरेंट फॉरगेटिंग पैटर्न, तो वो उन्हीं को जो है वो डिसाइड करना पड़ेगा कि वो कंपटीशन को अवॉइड करें, और वो कैसे अवॉइड करें कि वो अपना खाने का टाइम अलग कर लें, या तो वो जिस फॉरेन पैटर्न्स को बदल लें कि अगर एक इस टाइम पे खा रहा है तो दूसरा इस टाइम पे खाएगा, वो इस तरीके से खा रहा है तो वो दूसरी तरीके की चीज़ों को खाएगा। तो अपनी ये सारी पैटर्न्स को चेंज कर ले, देन कंपटीशन कम हो सकता है। मैक ऑथर शॉन दैट 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ द वार्बल्स लिविंग ऑन द सेम ट्री वेयर अनएबल टू अवॉइड कंपटीशन एंड कोएक्सिस्ट ड्यू टू द बिहेवियरल डिफरेंस इन देयर फॉरेन एक्टिविटीज़। अब यहाँ पे कहते हैं कि मार्क आर्थर कहते हैं कि डिफरेंट यहाँ पे 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज थी, वार्बल लिविंग वहाँ पे रहती थी ऑन द सेम ट्री पे, एंड वेयर अनएबल टू अवॉइड कंपटीशन, और वेयर ये वो कंपटीशन करने में अनएबल थी, उन्होंने कंपटीशन को हटा दिया था। रहती एक ट्री पे थी, खाती भी उसी पे थी, लेकिन कंपटीशन वहाँ पर नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उनका बिहेवियर डिफरेंस था, उनका बिहेवियर अलग था। उनकी जो एक्टिविटीज़ थी वो, अगर वहाँ पे 5 स्पीसीज रह रही हैं तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग एक्टिविटीज़ थी, तो वहाँ पे कंपटीशन नहीं था। अगर वहीं पे 5 स्पीसीज रह रही होती और सबका बिहेवियर एक होता और वहीं पे एक्टिविटीज़ एक जैसी होती तो वहाँ पे कंपटीशन आ जाता है। ठीक है, तो ये वाला एग्जाम्पल आपको याद रखना है। देन आपका आता है पैराटिज्म। पैराटिज्म कंसिडरिंग दैट द practice mode of life insecure free loading and meal, it is not surprising that parasitism has involved so many taxonomic group from the plant to the higher vertebrate. Many parasite has involved to host species that can parasite only a single species of those in such way that both host and parasite tends to co-involve. That is, if the host involve special mechanism for rejecting and reciting the parasite has to involve mechanism to contract and immunize them. In order to successful with the same host species, in accordance with the lifestyle, parasite involve special adaptations such as loss of unnecessary sense organs, presence of adhesive organ of the suture or cleaning of the host, and loss of digestive system and higher reproductive capacity.
द लाइफ साइकिल ऑफ द पैरासाइट ऑफ्टन कॉम्प्लेक्स, जो पैरासाइट की जो लाइफ है वो कॉम्प्लेक्स हो सकती है, इन्वॉल्विंग 1 और 2 इंटरमीडिएट होस्ट, उसमें एक या एक से ज़्यादा इंटरमीडिएट होस्ट हो सकते हैं, वेक्टर हो सकता है, टू फैसिलिटेट द पैराटाइजेशन ऑफ द प्राइमरी होस्ट, द ह्यूमन लीवर फ्लूक। अगर ये वाली जो डिसीज़ है ये हम लोगों ने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ में पढ़ी हुई है, ह्यूमन लीवर फ्लूक। द टर्मिनाइट पैरासाइट, जो यहाँ पे टर्मिनाइट पैरासाइट होते हैं वो डिपेंड करते हैं 2 टर्मिनेट होस्ट पे, एक स्नेल पे और एक फिश पे, टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। वहीं पे अगर मलेरिया की बात करें, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर में पढ़ रखा है, मलेरिया पैरासाइट जो होती है वहाँ पे भी नीड अ वेक्टर, उनको वेक्टर की ज़रूरत होती है, दैट इज़ मॉस्किटो, टू स्प्रेड द होस्ट। मेजॉरिटी ऑफ पैरासाइट हार्म द होस्ट एंड दे मे रिड्यूस द सर्वाइवल, ये सर्वाइव करने की जो कैपेसिटी होती है उनको कम कर देता है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, होस्ट एंड रिड्यूस द पॉपुलेशन डेंसिटी। Might rather the host was vulnerable and predation by making the physical weak. Do you believe that the ideal parasite should be able to thrive within the host without harming it? And then why did not natural selection lead to evolution such totally harmful parasite? That question is given in your NCERT. You should be go and ये आपकी NCERT में ही इसका आंसर भी है. So please go and read once again NCERT and you should be write in my comment section कि इस चीज़ का आंसर क्या होगा. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो मेरे ख्याल से आज का जो लेक्चर है वो बहुत बड़ा हो गया है और मेरा भी अब नहीं लग रहा है. सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और इन अ नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉम्युनिज्म एंड म्यूटाजिलम एंड आफ्टर दैट योर चैप्टर वुड बी एंड. एंड ट्यूसडे से हम लोग पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन. बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पढ़ेंगे. कल के लेक्चर में कॉम्युनिज्म एंड म्यूटाजिलम आएगा और उसके बाद आपकी समरी डिस्कस होगी और इसके क्वेश्चन डिस्कस करूँगी. उसके बाद जो है ट्यूसडे से आपका बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा. तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और इसका जो वो शॉर्ट नोट्स हैं वो मेरे शॉर्ट्स पे मिलेगा और अगर आपको वहाँ से स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत हो रही है या उनका प्रिंट आउट निकलवाना है तो आप मुझे लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन. मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप फ़ोटोकॉपी कर सकते हैं. ठीक है. सो बस आज के लिए इतना ही. और पीछे का जो भी पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, निटैलिटी, मोरालिटी, इमिग्रेशन, इमाइग्रेशन एंड जो आज हम लोगों ने मोनार्च और ये ऑस्ट्रेलिया, अमेरिकन लेक, ये जितने भी पढ़े हैं इनको एक पेज में लिखिए. ग्रोथ मॉडल क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है, इसका कैसा ग्राफ होता है, इसका क्या फार्मूला है, उसके फार्मूला को एन क्या डिनोट कर रहा है, डी क्या डिनोट कर रहा है, लॉजिस्टिक ग्रोथ का कैसा आपका ग्राफ बनता है, कौन सी कर्व लाइन बन रही है, उसके बाद फिर उसका जो फार्मूला है वो क्या डिनोट कर रहा है, उसको एक पेज में ये सारी चीज़ें कोशिश करिए एक पेज में ही पूरा का पूरा लिख लीजिए. देन पॉपुलेशन इंट्रैक्शन में आप लिखिए म्यूटाजिलम में क्या स्पीसीज़ ए बी का क्या है, देन कंपटीशन, देन प्रेडेटर, देन उसके बाद म्यूटाजिलम अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, कंपटीशन डिस्कस कर लिया है, उसमें कौन कौन से एग्जांपल आए एनसीईआरटी में उसको एक पेज में लिखें. और उसके बाद प्रेडेशन, प्रेडेटर जो भी हमने बार बार उस एग्जांपल को पढ़ाया हुआ है उनको एक पेज में लिख के रखें तो उसको रिवाइज करने में आपको ईजी जाएगा. तब तक के लिए इतना ही. कल हम कॉम्युनिज्म एंड म्यूटाजिलम को डिस्कस करेंगे और आपके एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज मैं डिस्कस करूँगी और उसके बाद आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा. और उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर जो मैंने अभी बोला बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन स्टार्ट करेंगे. थैंक यू सो मच. ऑल द वेरी बेस्ट. इफ़ यू लाइक दिस चैनल प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.